चलिए दोस्तों, आज जो है कि हम लोग शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर आपका 13 चलेगा और चैप्टर नंबर 13 में आपका जो है कि समतल है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 12 को। यदि आप चैप्टर नंबर 12 को नहीं देख पाए हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चन सोल्यूशन कराए जाएँ लगभग आपको इसमें भी समझ में आता रहे। तो ये चैप्टर नंबर आपका 13 चलेगा, समतल है, जो कि स्टार्ट हो रही है आपकी प्रश्नावली 13.1। तो इसमें देखिए आपके जितने भी सूत्र हैं आपके बुक में दिया ही है, तो इसमें आपके ज़्यादा सूत्र हैं, इसलिए हम लोग जो है कि सूत्र को यहाँ पर लेते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग जो भी प्रश्न होता है ना उस पर आधारित जो सूत्र होता है सूत्र को लिख लेते हैं, इसके बाद प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा और ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं समतल, जो कि आपका चैप्टर नंबर 13 है और ये भी चैप्टर जो है जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखिए सवाल कह रहा है कि बिंदु आपका दिया गया है 3 - 2 - 2 से होकर जाने वाली समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर समतल का समीकरण कैसे निकालते हैं, यदि एक पॉइंट दिया गया है तो, यानी कि बिंदु आपके दिए गए हैं तो आपका समतल का समीकरण किस तरह से निकालते हैं, हम लोग सूत्र यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ कि सूत्र होता है क्या। सूत्र आपको लेना है कि बिंदु बिंदु जो है x1 y1 बिंदु है आपका, बिंदु x1, y1, z1, x1, y1, z1 से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण, से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण, समतल का क्या समीकरण। देखिए इस पॉइंट से यदि होकर गुजरता है तो समतल का समीकरण का जो सूत्र होता है, समतल के समीकरण का सूत्र होता है आपका, मैं लिख देता हूँ कि ए कोष्टक में x माइनस जो है आपका x1 होता है, प्लस बी कोष्टक में आपका होता है y माइनस y1, इसके बाद होता है प्लस सी कोष्टक में होता है z माइनस क्या z1, इजकल टू आपका जो है जो होता है आपका कितना होता है 0। तो ये जो है आपके एक पॉइंट दिए गए हैं, तो एक बिंदु यदि दिया रहता है और समतल का समीकरण निकालना होता है तो ये आपका होता है। ठीक है, और मूल बिंदु के लिए अलग भी होता है, तो मूल बिंदु के लिए आप अपने बुक से मिला लेंगे और मूल बिंदु पे सवाल आता है तो उस पर भी हम लोग देखेंगे। अब ये हो गया। अब देखिए जब इसको, ये तो सूत्र हो गया, आज जब हल करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या दिया है उनको पहले हम लोग नोट कर लेंगे। दिया है बिंदु, देखिए लिखेंगे दिया है, पूरा लिखेंगे कि बिंदु x1 y1 z1, सॉरी बिंदु क्या क्या दिया है, प्रश्न में बिंदु दिया है 3 - 2 और -2, 3 - 2 - 2 से बिंदु इतने से होकर गुजरने वाले, बिंदु इतने से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण का क्या निकालना है, समीकरण इजकल टू आपका सूत्र होता है क्या ए कोष्टक में आपका होता है x माइनस x1। तो यहाँ पर देखिए x1 y1 क्या है, ये आपका x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, z1 हो जाएगा, बस इसी सूत्र में रख दीजिए। x1 का मान है 3 प्लस b है तो b, y है तो y रखेंगे माइनस, y1 का मान है देखिए -2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस सी कोष्टक में आपका होता है z माइनस z1, z1 की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस क्या हो जाएगा 2 इजकल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इतना जो है आपका फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। ठीक है, तो ये जो है आपका फाइनल क्या है आंसर है। तो इस तरह से आपको करना था। देखिए ये चीज़ बहुत ही आसान थी, ये चीज़ जो है कि आपकी बहुत ही आसान थी, जो कि सूत्र पे केवल आधारित था। तो इसी तरह से हम लोग सूत्र लिख लेंगे और सूत्र पे जो भी प्रश्न होगा उस सूत्र पे उसको हम लोग सॉल्व करें, क्योंकि अधिकांश तौर से ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे कि सूत्र पे आधारित हैं। तो पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे, इसके बाद जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो आसानी से आपको पूरा डिटेल से समझ में आ जाएगा कि किस समय ये सूत्र आपका लगेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 का पहले मैं सूत्र भी लिख लूँगा ताकि मुझे लिखने में टाइम ना लगे, ठीक ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये है कि बिंदु 0 - 1 0 और 3
3 0 तथा 1 1 1 से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है समतल का क्या समीकरण। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, तो समतल देखिए इसमें 3 पॉइंट दिया गया है, इसमें तो पिछले वाले में 2 पॉइंट दिया था, यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखा है और 3 बिंदु दे रखा है और कह रहा है कि इससे जो है कि होकर जो है कि समीकरण आपको निकालना है, गुजरने वाला समतल का समीकरण आपको निकालना है। एक पॉइंट दिया रहता तो अभी प्रश्न नंबर 1 के जैसा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है। 3 पॉइंट के लिए सूत्र क्या होता है उसको मैं नोट कर रहा हूँ और आप भी जो है कि हमारे साथ साथ नोट करते रहिएगा। लिखेंगे 3 बिंदुओं, देखिए सूत्र क्या है ध्यान दीजिएगा। सूत्र यहाँ पर आपका मौजूद हो रहा है और सूत्र है दिया है, लिखेंगे 3 बिंदुओं, 3 बिंदु कौन कौन से आपके हो जाएंगे। पहला हो जाएगा x1 y1 z1 कामा x2 y2 z2 और x3 y3 और क्या z3, ठीक ना। z3 से होकर गुजरने वाला समतल का समीकरण, से होकर गुजरने वाला ठीक है समतल का समीकरण, गुजरने वाला समतल का समीकरण, ठीक है। इस पॉइंट से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण आपको निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पहले मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए फार्मूला होता है कि x माइनस x1, यहाँ पर होता है x2 माइनस x1, इसके बाद होता है x3 माइनस क्या होता है x1। ये आपका हो गया एक कोष्टक में। दूसरे वाले में आ जाएंगे y की कंडीशन, y माइनस y1 बनता है, y2 माइनस होता है y1, इसके बाद y3 माइनस क्या होता है y1, इसके बाद z माइनस z1 होता है, z2 माइनस z1 होता है, इसके बाद z3 माइनस क्या होता है z1 और बराबर क्या होता है, ये आपका 0 होता है। ये आपका सूत्र होता है किसके लिए, यदि 3 पॉइंट आपके दिए गए हैं, अपने बुक से भी आप सूत्र को मिला लेंगे कहीं मुझसे मिस्टेक ना हो। 3 यदि पॉइंट दिए गए हैं और तीनों पॉइंट से आपको होकर जो है कि समतल का समीकरण आपको यदि निकालना पड़े तो इस तरह से आपको जो है कि सूत्र अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर देखिए दिया है 3 बिंदु, लिखेंगे बिंदु कौन कौन से बिंदु है मैं नोट कर लेता हूँ। बिंदु 0 कामा -1 0 और अगला पॉइंट है 3 कामा 0 और लास्ट वाला पॉइंट है आपका 1 कामा 1 से होकर एग्जाम में इस तरह से लिखना है, सो होकर गुजरने वाला समतल का समीकरण, ठीक ना। यानी कि समतल का आपको समीकरण निकालना है। तो बस आपको क्या करना है कि इसी सूत्र में आपको पुट कर देना है। तो देखिए समतल का समीकरण इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका x1 y1 z1 हो जाएगा, x2 y2 z2 और ये हो जाएगा x3 y3 और ये हो जाएगा क्या z3। देखिए आपको क्या करना है, एग्जाम में इस तरह से आपको नोट नहीं करना है उसके ऊपर। एग्जाम में यदि आप सॉल्व करते हैं ऐसे सवालों को तो इस तरह से आपको नोट करके दिखाना नहीं है, रफ कार्य पे आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सूत्र के अनुसार चलेंगे तो सूत्र होता है x माइनस x1 का मान क्या है 0 और x2 माइनस x2 का मान है 3 माइनस 0 हो जाएगा, इसके बाद x3 माइनस यानी कि 1 माइनस क्या हो जाएगा 0। अगला चीज़ y माइनस y1 होता है, यानी कि -1 है y1 का मान। देखिए सूत्र पे हम लोग केवल रख रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद y2 क्या है 3 माइनस y1 आपका 1 है, -1 है तो ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद y3 आपका हो जाएगा तो 1, इसके बाद प्लस हो जाएगा 1, क्योंकि -1 है y1 तो आपका ये प्लस कर देगा। इसके बाद z माइनस z1 होता है, z1 का मान क्या है 0, z2 माइनस आपका होता है z1 0 हो जाएगा, z3 माइनस z1 तो z3 का मान 1 है, z1 का मान 0 और बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अगला चीज़
देखिए ये आपका हो जाएगा x, ये आपका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 1। अगला स्टेप ये हो जाएगा y प्लस 1, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 1 क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा z और ये हो जाएगा क्या 0 और ये हो जाएगा क्या 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आप लोगों को अभी साड़ी में पढ़ाया गया होगा कि ये आपका R1 होता है, R2 होता है और R3। आप क्लास जो है कि 12th में पढ़े होंगे ये चीज़। यदि नहीं पढ़े हैं तो थर्ड सेमेस्टर में ये चीज़ें आपको मिलने वाली है। थर्ड सेमेस्टर में आपको ये चीज़ें मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए R1 आ रहा है तो R1 से हम लोग विस्तार करते हैं। किससे विस्तार करेंगे? R1 से विस्तार करने पर, ठीक है। तो R1 से जब हम लोग विस्तार करेंगे तो पहले x आएगा। देखिए R1 से जब विस्तार करेंगे तो हमेशा R1 वाला छूटेगा। तो R1 से विस्तार कभी भी करेंगे तो पहले x को लेंगे, इसके बाद इसको लेंगे और इसके बाद इसको लेंगे। लेकिन इनका चिन्ह का जो सूत्र चलता है, R1 से कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस चलता है, माइनस प्लस माइनस चलता है, प्लस माइनस प्लस। तो पहले R1 से यहाँ पर करेंगे तो पहले चिन्ह प्लस वाला लेंगे, यानी कि प्लस में रहेगा वो। तो यहाँ पर हो जाएगा x, तो ये आपका x हम लिख दिए हैं। इसके बाद क्या होगा कोष्टक में, ध्यान दीजिए x हो गया कोष्टक में। अब x ले रहे हैं तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, ये दोनों आपके बच जाएंगे तो इनका गुणा हो जाता है। तो 4 से 1 में 4 एकम 4। अब जब इसका गुणा करेंगे तो माइनस हो जाता है, 2 से 0 में गुणा क्या हो जाएगा 0। इसके बाद देखिए इसके बाद दूसरा आएगा तो ये आपका हो गया। जब ये आएगा तो चिन्ह क्या लगेगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। टोटल ये मान यानी कि y प्लस क्या हो जाएगा 1 कोष्टक में। अब ये आ रहा है तो इसके सामने ये है तो अब ये बचेगा और ये, तो इससे इसमें गुणा और इससे इसमें गुणा, 1 3 3। आज जब इससे करेंगे इसमें तो माइनस लगेगा हमेशा, तो 1 से 0 में गुणा क्या हो जाएगा 0। इसके बाद चिन्ह प्लस आ रहा है तो प्लस लगाएंगे, ये ले लिया गया। अब आ गए z कोष्टक में आ जाएंगे। देखिए तो अब z हो गया तो ये छूटेगा और ये, तो 3 दूनी के 6 माइनस 4 एकम 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 4 में 0 घटेगा, 4 से x में हो जाएगा 4x माइनस 3 हो जाएगा, 3 से हो जाएगा ये 3y माइनस y में माइनस और माइनस से प्लस में गुणा माइनस 3 एकम हो जाएगा 3 प्लस z से यह हो जाएगा घटेगा तो 2 यानी कि 2z इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है। इसके बाद सभी मानों को एक तरफ पक्षांतर कर देंगे तो यह हो जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सॉरी ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल कर आ गया है। ठीक ना, तो ये आपका हो जाएगा क्या फाइनल आंसर। या 3 को आप इधर इस राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यदि छोड़ देते हैं तो भी कोई बात नहीं है, कोई काट नहीं सकता है। ठीक ना, ये आपका फाइनल आंसर मौजूद यहाँ पे हो गया है। तो ये आपसे पूछ रहा था कि तीन बिन पॉइंट यदि दिए गए हैं तो उनसे होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण आपका क्या होगा। तो ये आपका सूत्र होगा 3 पॉइंट के लिए, ये सूत्र होता है समतल के समीकरण के लिए। इसके बाद जो है 3 पॉइंट जो दिया गया है इस समतल के समीकरण में ये जो आपका है इसमें रखा गया है, रख करके यहाँ से R1 से हमने विस्तार किया हुआ है। यदि विस्तार करना नहीं आता है तो आप क्लास 12th में पढ़े ही होंगे, वो वीडियो आप देख लीजिए कि यह सारणी का विस्तार किस तरह से किया जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न नंबर 2 रहा और हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। और प्रश्न नंबर 3 पे जो सवाल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उस पर पहले सूत्र भी लिखेंगे कि उसका सूत्र भाई क्या है। अंतःखंड के लिए आएगा तो अंतःखंड के लिए सूत्र क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। और देखिए दूसरा तो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं और आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तीसरा। तो तीसरा करें उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो नियामक अक्षों पर, यानी कि जो आपका एक्स अक्ष 3 जो अक्षें होते हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड जो आपकी जेड अक्ष होती है, उससे जो कह रहा है कि नियामक अक्षों पर जो है कि -4, 2 और तथा 3 के अंतःखंड काटती है। ठीक है, यानी कि यदि जो है कि एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष पे यदि कटा हुआ अंतःखंड जो है आपका ABC यदि हो तो उसके लिए आपका समतल का समीकरण क्या होता है वो सूत्र हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पर सूत्र हम लोग नोट करते हैं पहले, और सूत्र नोट करेंगे। देखिए सूत्र क्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि एक्स अक्ष लिखेंगे सूत्र में कि यदि एक्स अक्ष, ठीक है, कामा वाई अक्ष तथा जेड अक्ष, ठीक है, पर जेड अक्ष पर या जेड अक्ष से भी लिख सकते हैं पर कटे अंतःखंड
जेड अक्ष पर कटे अंतःखंड क्या क्या है वो देखिए। पर कटे अंतःखंड क्रमशः ए बी तथा सी हो तो, या सी है तो, ऐसे लिख लीजिए सी है तो, यानी कि यदि देखिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष पर जो कटा हुआ अंतःखंड है, यदि ए बी सी यदि ये मान हो तो उसके लिए आपका समतल का समीकरण क्या होता है, तो समतल का समीकरण लिखेंगे। तो समतल का समीकरण क्या, सूत्र क्या होता है, सूत्र हम लोग नोट करते हैं। सूत्र होता है x बटा में a प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान क्या सी इजिकल टू क्या हो जाता है 0। ठीक ना, ये आपका सूत्र हो गया। यदि x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष से यदि अंतःखंड कटता है और उस समय कहता है कि समतल का जो है कि समीकरण निकालिए, तो उस समय जो है कि समतल का समीकरण का ये सूत्र होता है। और a b और c जो होता है ये अंतःखंड आपके हैं। a b c क्या है, अंतःखंड आपके हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आपका प्रश्न दिया गया है। देखिए हल, ठीक है, लिखेंगे दिया है अक्षों पर कटा अंतःखंड क्रमशः। देखिए दिया है क्वेश्चन में भाई, दिया है अक्षों पर कटा अंतःखंड क्रमशः कितना कितना है, क्रमशः अंतःखंड जो आपका क्रमशः दिया गया है a बराबर आपका क्या हो जाएगा, a बराबर -4 दे रखा है। इसके बाद दूसरा मान है b बराबर 2 दिया हुआ है अंतःखंड, और तीसरा जो है c बराबर क्या दिया है 3। हो ठीक है 3। तो समतल का समीकरण लिखेंगे। तो समतल का समीकरण, ठीक है। तब यहाँ से समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, x बटा में होता है a, तो a का मान क्या है -4 प्लस y बटा में होता है b, तो b का मान क्या है 2 प्लस z अपान होता है c का मान क्या है 3 इजिकल टू क्या हो जाएगा 1। ये चीज़ आपकी जो है कि निकल कर आ चुकी है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम ले करके यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम ले करके यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एलसीएम का फॉर्म आ रहा है तो यहाँ पे एलसीएम लेकर कर लेंगे। तो 4 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। तो 4 से 12 में भाग कब बढ़ जाएगी 3 बार, और 3 से x में करेंगे तो 3x, और माइनस तो लगा देंगे माइनस, प्लस 2 से 12 में भाग, 2 6 12 6 बार, और 6 से y में यह हो जाएगा 6y प्लस 3 चौके 12 4 बार, 4 से z में हो जाएगा 4z इजिकल टू क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हर एक मान करके यहाँ से हम लोग कर देंगे तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करने पर, अब तिर्यक यहाँ से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 से करेंगे तो हो जाएगा -3x प्लस 6y प्लस 4z इजिकल टू, इससे गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इतना। यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर जो है आपका निकल करके यहाँ पर स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि फाइनल आंसर आपका हो गया। यही पूछ रहा था कि यदि अक्षों पे यदि कटा अंतःखंड जो है आपका दे रखा हो और उस समय समतल का यदि समीकरण आपको निकालना है तो इस तरह से आपको निकालना है। तो देखिए हर एक सवालों पे हम लोग सूत्र भी देख रहे हैं, जो सूत्र आपका लगेगा वो सूत्र यहाँ पर लिखा जा रहा है, और आपके बुक में भी दिया है। जरूरी नहीं है कि मैं ही लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आप अपने बुक से भी सूत्र को मिला सकते हैं, कहीं मुझसे गलत भी हो सकती है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि आंसर आपका फाइनल आ चुका है। और इस तरह के आपके अंतःखंड के सवाल आपके आते हैं, अंतःखंड आपका दे रखा हो और समतल का समीकरण निकालना है, तो ये सूत्र हम लोग अप्लाई करके आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो अंक का अंतःखंड करता है ए बी और सी का वो मान होता है, तो यहाँ पर इस तरह से रख करके हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर जो है आपका 4 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा है, बिल्कुल इसका अपोजिट। अब इस तरह से आपको समीकरण दिया हुआ है और इस तरह समीकरण दे करके कह रहा है कि आप जो है अंतःखंड जो है आप निकालो
और इसके बाद जो है समतल का समीकरण भी निकालिए। ठीक है, तो एक बार थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 को जरा आप एक बार गौर से देखिए। कह रहे हैं कि समतल के समीकरण 4x + 3y - 6z और माइनस जो है आपका 12 = आपका 0 दिया हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पे कह रहा है ना कि आप जो है को अंतःखंड रूप में व्यक्त करना है। प्रश्न नंबर 4 में जो भी आपका समीकरण दिया है उसको अंतःखंड के फॉर्म में बदलना है। यानी अंतःखंड का फॉर्म का मतलब क्या हुआ, इसके फॉर्म में आपको बदलना है। अंतःखंड के रूप में इसको इस तरह से बदलना है, यानी x बटा के फॉर्म में इसको बदल लेना है। समीकरण जो दिया है प्रश्न नंबर 4 में उसको। ठीक है, तो वो आपका एक आंसर हो जाएगा इस तरह से यदि बदल लेते हैं तो। इसके बाद कह रहे हैं कि नियामक के जो है अक्षों के एक अंतःखंड निकालिए। अंतःखंड का मतलब यह हुआ कि उसके बाद a b c का मान आपसे पूछ रहा है। यदि इस समीकरण को हम लोग रिटर्निंग होकर के यदि इस तरह से लिख लें, तो इस समीकरण से इसको तुलना करेंगे तो जो आपका हर में वैल्यू होगा, इनका हर में जो वैल्यू होगा वो आपका अंतःखंड को डिनोट करेगा। तो आपका देखिए इसमें जो है ना प्रश्न नंबर 4 में आपके वही सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बात आपको ये गौर में रखनी है कि जो आपका दिया हुआ है क्या, यहाँ पर समतल का समीकरण क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है। जब समतल का समीकरण यहाँ पर दे रखा है तो समतल के समीकरण के लिए हम लोग जो है कि दे रखा है तो समतल का समीकरण हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद उस समतल के समीकरण को हम लोग जो है कि इसके फॉर्म में हम लोग बदलेंगे, अंतःखंड के फॉर्म में हम लोग बदलेंगे। और उस अंतःखंड के फॉर्म में इसमें बदलने के बाद हम लोग आसानी से ए बी यानी कि अंतःखंड का जो है कि नियामक द्वारा जो है कि अंतःखंड का मान निकाल सकते हैं। यानी करेंगे नियामक के नियामक का मतलब क्या हो कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पे जो है कि अंतःखंड आपको पूछ रहा है, ये समझ लीजिए। अब देखिए दिया है समतल का समीकरण, दिया है, लिखेंगे दिया है समतल का समीकरण, यहाँ से ब्लैक से बने। चलिए, दिया है समतल का समीकरण, दिया है समतल का समीकरण। और समतल का समीकरण क्या दिया हुआ है नोट कर लेंगे हम लोग। दिया है यहाँ पर 4x - 3y, 4x - 3y। इसके बाद दिया हुआ है -6 z और माइनस दिया हुआ है 12 बराबर कितना 0। ठीक ना, देखिए तो यहाँ पर अंतःखंड के फॉर्म में यदि बदलेंगे हम लोग तो ये आपका इसके फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि x y z एक तरफ बाकी सबको एक तरफ करना है। तो ये हो जाएगा 4x + 3y - 6z = यह हो जाएगा 12, है ना। इतना चीज़ समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि दोनों तरफ 12 से भाग देने पर, 12 से भाग क्यों दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो आपका ये व्यापक रूप होता है बराबर 1 के होता है। तो यहाँ पर 12 है तो इसको 1 करने के लिए 12 से भाग देना पड़ेगा। तो उस समय आपका हो जाएगा 4x अपान जो है कि 12 हो जाएगा। ठीक ना, सभी में जो है कि 12 से भाग आपको दे देना है। 12 से भाग दे दिया गया, कटा दीजिए अब यहाँ से। 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 6 एकम 6, 6 दूनी के 12, 12 एकम 12। अब ये बच क्या गया है उसको नोट कर लेंगे हम लोग। 1 बटा में x बटा में भी लिख सकते हैं, x बटा में 3 प्लस y बटा में 4, और ये माइनस है ध्यान दीजिए, लेकिन इस व्यापक समीकरण में प्लस है तो पॉजिटिव में आप लिख सकते हो, या ऐसे माइनस z बटा में क्या लिख लो 2 = आपका क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जो है आपका ये अंतःखंड रूप आपका बन गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा रूप पूछ रहा था कि यहाँ पर जो है कि अंतःखंड रूप में व्यक्त करिए। तो ये अंतःखंड रूप में आपका व्यक्त हो गया, तो ये आपका जो है कि फाइनल आंसर यहाँ पे निकल कर आ गया अंतःखंड रूप का। तो यहाँ पर तो हम लोग अभी निकाले हैं अंतःखंड रूप, क्या निकाले हैं, अंतःखंड जो है आपका रूप निकला हुआ है। तो अंतःखंड रूप में जो है कि आपसे पूछ रहा है कि अंतःखंड रूप से नियामक अक्षों के अंतःखंड निकालिए। तो ये तो आपसे कह रहा है कि अंतःखंड रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये हो गया। और कह रहे नियामक अक्षों पर इनका अंतःखंड ज्ञात कीजिए। अंतःखंड रूप में तो हम लोग बदल लिए, लेकिन जो आपका x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष होता है उस पर अंतःखंड निकालना है। तो अंतःखंड आपका a b क्या होता है c। तो व्यापक रूप लिखेंगे, ये जो व्यापक रूप है इससे हम लोग तुलना कर लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर व्यापक रूप हम लोग लिख करके हम लोग तुलना करेंगे यहाँ पे कि व्यापक रूप जो है
यक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इजिकल टू क्या 1 से तुलना करने पर ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा हुआ है कि नियामक अक्षों पर इनका अंतःखंड। तो नियामक यहाँ से लिख लेंगे आप लोग स्टेप बाय स्टेप कि नियामक अक्षों पर अंतःखंड, नियामक अक्षों पर अंतःखंड, नियामक अक्षों पर क्या अंतःखंड इजकल टू आपका हो जाएगा जो ए बी सी का मान है वो आपका हो जाएगा। तो नियामक अक्षों पर अंतःखंड नीचे से हो जाएगा ए बराबर जो है उसको लिखेंगे, तुलना करेंगे। यहाँ पर ए का मान हर है तो तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या मिला 3, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर 3 मिला। इसके बाद बी बराबर क्या मिला, बी बराबर 4 मिला, तो यहाँ पर हो जाएगा बी बराबर 4। और सी बराबर देखिए यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन हम लोग व्यापक रूप में पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें माइनस दिया है तो कोई बात नहीं है। सी बराबर आप ले लेंगे -2 के साथ, माइनस किसके साथ चला जाएगा 2 के साथ। तो अंतःखंड आपका हो जाएगा, यहाँ से आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अतः 3, 4 और -2। तो इस तरह से भी आप लिख करके दिखा सकते हैं, कोई यहाँ पे गलत काट नहीं सकता है। तो ये जो है कि नियामक अक्षों पर अंतःखंड हो गया ए बी सी का मान, और ये जो है आपका जो ये आपका फॉर्म बना हुआ है ये आपका अंतःखंड रूप बना हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि अंतःखंड रूप निकालिए और नियामक अक्षों पर जो है कटा हुआ अंतःखंड आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों चीज़ हम लोग निकाल लिए हैं। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया और ये आपका सेकेंड आंसर आपका हो गया। इसी के साथ हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, जो कि इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, और अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 6 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक ना, तो चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका ले लीजिए। देखिए, तो 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समतल जिसका केंद्र आपका दिया गया है। देखिए, कोई आपका प्लेन है यानी समतल है जिसका केंद्र दिया गया है ए बी सी है, निर्देशांशों को पी क्यू आर बिंदुओं पर काटता है। तो समतल पी क्यू का समीकरण आपको निकालना है। समतल पी क्यू का समीकरण निकालना है तो मान लेंगे समतल पी क्यू का जो है समीकरण क्या है, और यहाँ पर देखिए पी क्यू आर बिंदुओं पर काटता है। ठीक है, और केंद्र भी आपका यहाँ पे दे रखा है, तो लगभग सभी मान दिए हुए हैं। तो लिखने का तरीका इसका क्या है, देखिए जो भी आपका पॉइंट दिया गया है तो सबसे पहले तो हम लोग मानेंगे कि मान लेते हैं कि समीकरण जो आपका क्या है। देखिए तल का समीकरण क्या है, यहाँ पर लिखेंगे तल का समीकरण यक्स अपान A1 प्लस वाई अपान B1 प्लस जेड अपान क्या C1 इजकल टू 1, समीकरण नंबर फर्स्ट है। जो देखिए ये आपका एक समीकरण है, तो यही समीकरण हमको फाइंड करना है, और इसको फाइंड करने के ये समीकरण बनाने के लिए हमको A1 B1 C1 इसलिए हम माने हैं क्योंकि आपका जो है कि केंद्रक जो है ए बी सी दिया हुआ। तो यहाँ पर जो आपका अंतःखंड है ए बी सी हम लोग मान नहीं सकते हैं क्योंकि केंद्रक पहले से ए बी सी दिया हुआ है, दोनों मान एक ही हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग A1 B1 और C1 यहाँ पर मानकर चल रहे हैं। आगे देखिए, इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि निर्देशांक अक्षों से, और यहाँ पर दे रखा है जो निर्देशांशों को पी क्यू आर पर, जो निर्देशांशों को पी क्यू आर पर काटता है, पी क्यू आर पर काटता है। देखिए पी क्यू आर पर जब काट रहा है तो देखिए अगर हम आपको ये भी बताए हैं कि यदि कोई भी पॉइंट, देखिए दो जैसे 3 अक्ष हैं एक्स वाई जेड, यदि अक्ष हैं तो यदि कोई पॉइंट जो है यदि एक्स अक्ष को काटता है तो वहाँ पे वाई और जेड का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई पॉइंट वाई अक्ष को काटता है तो वहाँ पर एक्स और जेड का मान 0 हो जाता है, और यदि कोई पॉइंट यदि जेड अक्ष पे यदि कोई पॉइंट है तो वहाँ पे एक्स और वाई का मान 0 होता है और जेड का मान कुछ ना कुछ आपका होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अतः बिंदु P के निर्देशांक, देखिए यहाँ पर 3 अक्ष है, एक्स वाई जेड 3 अक्षें होती है ना, तो P के निर्देशांक निकालेंगे तो देखिए बिंदु P के यदि निर्देशांक निकालेंगे तो ये इसको हम लोग A1 मान लेंगे, इसके बाद शेष मान आपके क्या हो जाएंगे 0, ठीक ना। और Q का जब निकालेंगे बिंदु
Q के निर्देशांक तो बिंदु Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 कामा, देखिए Q पॉइंट पे काट रहा है यानी कि तीसरा पॉइंट है तो वो आपका हो जाएगा B1 मान सकते हैं और ये यहाँ पर हो जाएगा क्या 0। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से बिंदु जो है PQR के निर्देशांक यदि हम लोग निकालें तो यह हो जाएगा 0 कामा 0 कामा क्या C1। इस तरह से आपके जो है कि पॉइंट 3 बन जाएंगे ABC, यानी कि एक पॉइंट A1 हो जाएगा B1 और क्या C1। यदि P के निर्देशांक यानी कि P पॉइंट के यदि निर्देशांक निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा A1 0 0, Q के निर्देशांक निकालेंगे तो 0 B1 0 और यहाँ पर R के निर्देशांक निकालेंगे तो 0 0 C1। क्योंकि 3 अच्छे यहाँ पर होती है तो तीनों मान आपके अलग अलग हैं, X इस पे A है, Y इस पे B और Z इस पे C। ठीक ना, तो यहाँ पर PQR आपका माना गया है। इसके साथ अब ये 3 पॉइंट यदि मिले हुए हैं, देखिए तो यहाँ पर 3 पॉइंट मिले हुए तो केंद्रक के निर्देशांक क्या क्या हो जाएंगे, इन्हीं तीनों पॉइंटों से PQR से इनके केंद्रक का क्या निकालना है निर्देशांक। क्यों निकाला जा रहा है केंद्रक का निर्देशांक, क्योंकि प्रश्न में आपको केंद्र का निर्देशांक दिया गया है। तो ये जो आपके 3 पॉइंट निकले हैं इन तीनों पॉइंटों से यदि हम लोग केंद्रक का निर्देशांक निकालें और देखें कि कितना आ रहा है तो इन पॉइंटों का जो निर्देशांक इनका केंद्र का जो निर्देशांक है दिए हुए केंद्र के निर्देशांक के क्या करेंगे हम लोग इक्वल करेंगे, क्योंकि दोनों का केंद्र का निर्देशांक एक ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा केंद्रक। अब हम लोग क्या निकालेंगे केंद्रक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा केंद्रक। तो केंद्रक बराबर क्या होता है, सूत्र आपका होता है कि x1 प्लस y1 प्लस x1 x2 प्लस x3 बाई आपका 3 होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई क्या होता है 3। इसके बाद z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई क्या होता है 3। ठीक है, ये आपके मान आपके दिए गए। तो यहाँ से केंद्रक हम लोग निकाल लें। तो यहाँ पर देखिए केंद्रक किस तरह से निकलेगा, ध्यान दें। x1 का मान क्या है, देखिए ये आपका x1 y1 z1, x2 y2 z2 होता है, ये आपका x3 y3 और ये क्या होता है z3। यहाँ पर इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। तो x1 का मान a1 प्लस 0 हो जाएगा बटा में 3। ठीक है, इसके बाद y1 का मान है 0 प्लस y2 का मान है b1 प्लस y3 का मान है 0 बटा में 3। इसके बाद z1 का मान क्या है, z1 है, z1 का मान है 0 प्लस z2 का मान क्या है 0 प्लस z3 का मान क्या है C1 अपान क्या हो जाएगा 3। और यहाँ से आपका हो जाएगा A1 अपान 3 B1 अपान 3, इसके बाद C1 अपान क्या हो जाएगा 3। ये आपके निकल गए क्या केंद्रक। अब ये जो आपका केंद्रक है दिए हुए प्रश्न में केंद्रक के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दिया केंद्रक ये, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन भी मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दिया है क्या, दिया है केंद्रक, प्रश्न में भाई दिया है केंद्रक, क्या दिया है A, B और C, यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर क्या सेकेंड। और दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। क्यों भाई, क्योंकि दोनों केंद्रक ही है। तो अतः यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, इसलिए आपका हो जाएगा, इसलिए जो A है A बराबर क्या मिला तुलना कर देंगे तो यह हो जाएगा A1 अपान क्या हो जाएगा 3, और यहाँ से हम लोग 3 गुणा कर देंगे तो यहाँ पर A1 इजिकल टू हो जाएगा 3A। ठीक, इसी तरह से B इजिकल टू क्या हो जाएगा B1 अपान क्या हो जाएगा 3, और यहाँ से हम लोग 3 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा B1 इजिकल टू हो जाएगा 3B। इसी तरह से C इजिकल टू हो जाएगा C1 अपान 3, और यहाँ से हर एक मान करके 3 गुणा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा C1 इजिकल टू हो जाएगा 3C। तो यहाँ पर A1 का मान निकला, B1 का मान निकला, और यहाँ पर निकला क्या C1 का मान निकला। अब जो ये मान निकले हुए हैं समतल के समीकरण में आपको पुट कर देना है, क्योंकि आपको समतल का समीकरण पूछ रहा था। ठीक है, समतल का समीकरण आपसे पूछ रहा था। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समतल का समीकरण, अतः यहाँ पे समतल का समीकरण आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा x अपान A1 का मान है 3A प्लस y अपान 3B प्लस z अपान 3C इजिकल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप कर लेना था। तो यहाँ पर जो है कि फाइनल आंसर हम लोगों का निकल कर
आया हुआ है तो ये आपका हो जाएगा क्या, फाइनल आंसर। या यहाँ पर देखिए एक चीज़ और भी आप कर सकते हैं। तो ये तो समतल का समीकरण आपका यहाँ से निकल कर आ गया है पूर्ण रूप से हम लोग का, लेकिन यहाँ पर और कंडीशनें ये हैं कि यहाँ पर नहीं तो 3 आप काम, देखो भाई इतना भी छोड़ सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर आप में क्या दिया है उसके अनुसार से यदि आप कर दो तो यहाँ पर क्या करो, 3 जो है कि कॉमन लिया गया है, तो 3 जब कॉमन लिया तो 3 से सभी में क्या कर दो, गुणा। 3 से दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, गुणा। तो 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, 3 से करने 3, यानी कि लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर लिखेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बटा में a प्लस y बटा में b प्लस z बटा में क्या, c इजकल टू क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर, ठीक ना। ये आपका 3 से गुणा करेंगे तो देखिए दोनों तरफ 3 से गुणा करने का मतलब यह हुआ मेरे प्रिय छात्रों कि 3 से यहाँ पर गुणा, 3 से यहाँ पर गुणा, 3 से यहाँ पर, 3 से यहाँ पर, तो 3 से गुणा करेंगे 3 बटा में ये हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो x अपान a बच गया। यहाँ पर भी 3 से गुणा, 3 बटा में 3, 3 से 3 कट जाएगा, y अपान b बचा। यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, z अपान c बच जाएगा और 3 एकम 3। तो यहाँ पर जो है ना ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया है, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। या आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई काट नहीं सकता है, ठीक है, वो भी आपका सही है। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप कर लेना था, जो कि हमने सॉल्यूशन करा दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे आपसे प्रश्न नंबर 6 के साथ। और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। और चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।